जी, आपने रिपोर्ट देखी, काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर का दारोमदार और ये सेक्टर्स काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की वजह से अगर इनके प्राइस के अंदर इश्यूज आते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और अगर किसी इंडस्ट्री को फ्लरिश करना हो तो प्राइस जो है अपटेक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव गेस्ट इन स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन अमरेली स्टील। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि एक जो घर होता है वो किसी भी गरीब आदमी का या किसी भी अमीर आदमी का ख्वाब होता है। एक घर को बनाने के लिए, छोटे से छोटे घर को बनाने के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड होता है? देखिए, अगर छोटे से छोटा घर अगर आपको बनाना है आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, चाहे वो 2 कमरे का हो या 3 कमरे का मकान हो, उसके अंदर में स्क्वायर फुटेज के हिसाब से हम काम करते हैं। यूजुअली लोहा जो लगता है 5 किलोग्राम पर स्क्वायर फुट से लेकर 7 किलोग्राम पर स्क्वायर फुट का अमाउंट ऑफ स्टील लगता है। ओके, That is very, for example, a small house will probably of 1,000 square feet Okay. will require 6 to 7 tons of steel, not more. and what about the cost of 1 ton? The cost of 1 ton is increasing, Okay, and it is increasing because of the rapid increase in the prices of the raw material, internationally, right? इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल जो है, जो हम स्क्रैप, मेल्टेबल स्क्रैप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर तकरीबन इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ डबल। 500 आज की तारीख में अगर हम बात करें तो $540 पर टन इज़ ओनली द रॉ मटेरियल प्राइस बेस्ड ऑन C&F। एक साल पहले की अगर आप बात करते हैं तो इट वाज अबाउट $306। अगर उसकी इतनी हिसाब से इतना ऊंचा प्राइस चली गई है, so naturally the government has to see that they must reduce the duties on the kham mal, not on the finished products, because we have to raw protect material our jobs. पे exactly. raw materials के ऊपर में हमने हुकूमत को कहा था कि आप RD ख़त्म कर दें, हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल स्क्रैप है उसके ऊपर RD ख़त्म कर दीजिए, आप कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म कर दीजिए। और अगर ये हम लोग को अगर 50 लाख घर लोगों के लिए बनाना है तो वो गरीब तबके के लिए जो लोहा चाहिए उसके लिए आप सब टैक्सेस को ज़ीरो कर दीजिए। और हमने एक मंसूबा बनाया है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो चेयरमैन साहब हैं, हम उसको मज़ीद देने वाले हैं प्रोग्राम में, कि जहाँ भी क्या नाम है लो कॉस्ट हाउसिंग बनेगी उसके अंदर में ज़ीरो रेटेड सर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो बताई हैं, तो मैं इसे अनफोल्ड करूंगी एक एक करके। ये बताइए कि आपने जिक्र किया है गरीब लोगों का भी, और आपने रॉ मटेरियल की भी शिकायत की है, रेगुलेटरी ड्यूटी का भी इम्पैक्ट है, जो कि तमाम चीज़ें कंपाइल होके टन्स ऑफ जो इसकी प्राइस को बढ़ा रही हैं और जिसकी वजह से कार्टेल और इश्यूज आ रहे हैं। ये तो हो गई बात। नहीं, कार्टेल नहीं है सर, चलें वो एक अलग डिबेट है, पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं। We must agree to disagree. There is no cartelization. ओके, कार्टेल पे अभी हम आएंगे और इस पे डिबेट होगी, लेकिन पहले ये बताइए कि जब ये बात हो रही है और रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हम इसको एक कैटेगोरिकली डिवाइड नहीं कर सकते कि अगर 125 यार्ड्स का घर है तो इतना बना रहे हैं तो इसको इतना पड़ना चाहिए, जो कि गरीब लोगों के लिए, जो कि 1000 यार्ड से बना रहे हैं घर तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए। जैसे कि बिल्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें कैटेगोरिकली डिवाइड होती हैं जिसकी वजह से सब खुश रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता? ऐसे प्रपोजल्स हैं मौजूद? नहीं, बिल्कुल मौजूद हैं, वो प्रपोजल्स मौजूद हैं जिसके अंदर में देखिए स्टील सिर्फ लोहा ज़मीन में नहीं जाता है, बिल्डिंग में नहीं जाता है। देर आर 35 और 40 अदर आइटम्स विच गो इन टू मेक अ हाउस। Steel is only a one small commodity, which is only 5-10% to 12% of the cost of the house is steel. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम तामीराती शोबे के बारे में बात कर रहे थे। अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, योर टेक ऑन, आप तामीराती शोबे के बारे में कुछ कह रहे थे। देखिए, स्टील जो है ना, इट्स द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। हर शय के अंदर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हो, चाहे वो
डिश वॉशर्स हो, चाहे वो अवन इसका हो, यूज बहुत हर ज्यादा है। चीज़ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल है। सो लिहाजा हुकूमत को ये चाहिए कि हमें स्टील के ऊपर में सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि कैपेसिटीज़ बढ़ें। और हमारे पास रॉ मटेरियल कभी मौजूद नहीं होता, ऐसा क्यों है? देखिए रॉ मटेरियल आता है खाम माल बाहर से। तो हमने हमारे पास भी तो स्क्रैप होता है बहुत हमारे सारा। पास स्क्रैप बहुत कम होता है, ओके। बहुत कम जनरेशन होता है, बिकॉज हम एक गाड़ी को 15 साल चलाते हैं, 20 साल चलाते हैं, 25 साल चलाते हैं। यूरोप में और अमेरिका में तीसरे साल या दूसरे साल गाड़ी को कंडेम कर देते हैं, वो चली जाती है स्क्रैप में। वो स्क्रैप को प्रोसेस करके श्रेडेड स्क्रैप बनता है, वो हमें फिर मिलता है उससे दोबारा लोहा बनाने के लिए। सो वी आर रियली रिसाइकलिंग द स्क्रैप ऑफ द होल वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। और वो जो है स्टील की कैपेसिटी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारा पर कैपिटा जो कंजम्पशन है सिर्फ 40 है किलोग्राम्स पर पर्सन पर ईयर। इसको हमें 100 तक ले जाना है, 200 तक ले जाना है। अगर 100 तक ले जाना है तो हमें चाहिए होगा 25 मिलियन टन। हमारा फ़िलहाल 8 से 9 मिलियन टन मैक्सिमम प्रोडक्शन है और इम्पोर्ट है। हमें जैसे तरक्की आगे होगी और पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बनेगा, हमें 20, 25, 30, 40, 50 मिलियन टन लोहा ज़रूरत पड़ेगी। मगर आएगा कहाँ से? अगर एग्जिस्टिंग बड़ी लार्ज कंपनीज जो है डॉक्यूमेंटेड, उसको प्रॉफिट करने का, मुनाफा करने का मौका नहीं मिलेगा और वेल्थ क्रिएशन का मौका नहीं मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। एग्जैक्टली सर, ऑफिशियल और अनऑफिशियल स्टील का भी बड़ा एक इशू होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑफिशियल जो एक अगर कोई भी कंपनी है वो अपना बोर्ड लगा देती है कि ये स्टील इस्तेमाल हो रहा है इस घर के अंदर, और वहाँ पे फिर एक गारंटी भी होती है, कुछ एनओसीज नहीं मिलती। जब एनओसीज मिल जाती हैं और अगर ऑफिशियली कोई चीज़ लगी हुई हो तो तमाम चीज़ें बेहतर रहती हैं, नताइज अच्छे होते हैं। आप समझते हैं जो अनऑफिशियल स्टील है ये मजबूत भी है या फिर ये इसमें कुछ मजबूती के भी ड्रॉबैक्स आ सकते हैं? नहीं जी, बहुत देखिए अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा 55 से 60% जो लोहा बन रहा है वो सब स्टैंडर्ड लोहा बन रहा है पाकिस्तान में। राइट। और PSQCA के स्टैंडर्ड्स जो अप्रूव्ड है उसके मुताबिक नहीं बन रहा है लोहा। और हमें चाहिए कि PSQCA के स्टैंडर्ड्स को हम मजबूत करें, उसकी एप्लीकेशन मजबूत करें, ताकि सब स्टैंडर्ड, देखिए हम लोग सीस्मिक जोन में हैं, वी आर ऑन द हाईएस्ट सीस्मिक जोन। अगर सीस्मिक जोन पे हैं, अल्लाह ना करे जैसे कि 2005 में 2008 में जो जलजला आया था 2005 में, उसमें कितनी नुकसानी हुई थी। जलजला आता है अल्लाह की तरफ से, नुकसान होता है हम लोग की वजह से, क्योंकि सही लोहा इस्तेमाल नहीं होता है, सही स्ट्रेंथ नहीं होती है। जितने क्या नाम है सब स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर्स हैं। बारिशों का भी एक इम्पैक्ट होता है सर। आप तो अगर अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं तो वो तो अल्लाह ना करे कोई कुदरती ऐसे नेचुरल डिजास्टर होता है, लेकिन अगर हम बात करें बारिशों वगैरह से, उससे भी एक इम्पैक्ट होता है, घर गिर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, घर इसलिए गिर रहते हैं कि ताकि उसकी तामीर सही नहीं हुई है, उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है। राइट। उसकी सिविल जहाँ जहाँ पे है कॉस्ट कटिंग की गई है, बिकॉज एवरी बिल्डर, एवरी पर्सन हु इज बिल्डिंग, उसको चाहता है कि कम से कम दाम पे माल बना के बेचकर भाग जाए, चले जाए, मुनाफा हो जाए, बस मुनाफा हो जाए। बट यू हैव टू लुक एट द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टील, स्टैंडर्ड्स ऑफ पाइप्स। आप जितनी भी टॉल स्टोरीड बिल्डिंग देखें, आप सबके ऊपर में धब्बे लगे नजर आएंगे गीले के, क्योंकि जो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं पानी के, दे आर पेपर थिन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। Okay. So therefore everything is leaking. So it is leaking. So once it starts leaking, then corrosion starts. Corrosion starts. जो buildings पुराने ज़माने में और अभी भी जो बन रही है, they are made for 100 years. They made for 200 years and not made for 10 years and 15 years और फिर उसको बिल्डिंग को गिरा दी जाए। राइट सर, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। पॉलिसीज़ बहुत सारी आ रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया गया, उसके बाद ऑटो पॉलिसी की बात हो रही है, रिफाइनरी पॉलिसीज़ डिफरेंट। तो क्या स्टील की भी कोई पॉलिसी आनी है या कोई अपकमिंग है? और दूसरी बात ये कि जो ये पॉलिसीज़ आ रही हैं, इसमें कितना ज़्यादा देखा जा रहा है कि चीज़ों पर काम हो रहा है? इससे पहले पॉलिसीज़ नहीं दी गई। देखिए पॉलिसीज़ जो भी आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ अनाउंस करना और उसके ऊपर तामील करना
और बिल्कुल। उसके ऊपर फिर फोरेंसिक ऑडिट करना, ये बहुत ज़रूरी है। एवरी रुपी जैसे टैक्स पे कलेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। every rupee must be accounted for on the website, project wise. Whether it is PSDP project, whether it is annual development project of any of the provinces, every rupee of tax must be accounted for the citizens to see. थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, Third आप ये कह रहे party हैं। forensic audit होना चाहिए before any payment is made. और जहाँ तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी ऑडिटिंग की बहुत खास ज़रूरत है। अब जैसे आपने कहा कि स्टील की पॉलिसी इज़ एट द बैक बर्नर। मेरी बात हुई थी रजाक दाऊद साहब के साथ ऑफिशियल मीटिंग में, पिछले हफ्ते में इस्लामाबाद में था। ओके। And we have decided that starting August this year, they will start the framework for a steel policy. Now उस framework of the steel policy के अंदर में सब stakeholders से लिया जाएगा, मगर मैं कहता हूँ कि only those stakeholders should be allowed to participate in that steel making policy who are documented, who are properly standardized steel जो बनाते हैं, वो लोग and not every Tom, Dick and Harry who are making substandard steel. They should not be included in the steel Exactly. policy. जो स्टैंडर्ड मीट्स करते हैं उन्हीं को इख्तियार हो कि वो पॉलिसी में जो भी अपने प्रपोजल्स हैं, जो भी अपनी राय है, उसका इजहार कर सकें। इजहार करें। राइट। असल में होता क्या है कि जी जाते हैं, नहीं जी फलाने स्टेक होल्डर ने ये कहा, फलाने स्टेक होल्डर ने ये कहा। अगर सब स्टेक होल्डर्स को आप क्या नाम है आमादा करने बैठोगे तो कभी कोई पॉलिसी बनेगी नहीं। यू हैव टू सेलेक्ट पब्लिक फॉर द लिमिटेड सेक ऑफ कंट्री हमें चीजों को प्रॉपर्ली देखना होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू पीपल हु आर फुली डॉक्यूमेंटेड एंड अकॉर्डिंग टू पीपल whose all transactions are kosher, that means through banking channels. Today आज हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगा वो FATF से आएगा, इसीलिए कि जो फाटा पाटा में जो इंपोर्ट हो रहा है स्टील, इट इज most of it, some of it is, most of it is without LC, most of it is without documents, और वो एडवांस पेमेंट बाहर भेज देते हैं, उससे फिर लोहा लाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ओपन अकाउंट पॉलिसी। ओके। ये ओपन अकाउंट पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ये इसके ऊपर नजरअंदाजी करनी चाहिए। वी हैव टू रिव्यू दैट पॉलिसी एंड ऑल्सो फ्रॉम द बॉर्डर फ्रॉम ईरान, बिकॉज वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन गुड्स जो है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लाइव स्टॉक्स है, एवरीथिंग शुड बी अलाउड। But as far as steel is concerned and building material is concerned, all should come through the seaport and not through the border port. Border port में गपले बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जी हाँ, उसके अंदर में 50 टन का ट्रेलर होता है और बताया जाता है सिर्फ 5 टन। What is the point? What is the point? My point is that all industries, all जो industries यहाँ पे पाकिस्तान में लगी हुई है, उसकी finished material should not come through road, should come through seaport. Right. And it should be through banking channels. It should be through banking channels. All imports must be through banking channels. सर, ऑटो पॉलिसी की भी हम बात कर रहे थे, तो ऑटो पॉलिसी के आने के बाद ये सेक्टर फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का बहुत इम्पैक्ट था, इंटरेस्ट रेट के कम होने के बाद 7% के अराउंड होने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दी हैं। आप क्या समझते हैं, कैसा रहा ये सब? ये बहुत अच्छा रहा इसलिए कि हुकूमत ने जो टर्फ की जो फाइनेंसिंग की थी एट ऑलमोस्ट 1% फॉर 10 years, दैट हैज़ गिवन अ फिलिप टू द इंडस्ट्री and that has given the fillip to the economy. Right. Also at the same time जो maximum utilization उसका हुआ है वो टेक्सटाइल सेक्टर को हुआ है। अब हुकूमत को चाहिए कि एक नई टर्फ पॉलिसी लाए, उसको सिर्फ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के ऊपर में 1% पे 10 साल के ऊपर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को क्या नाम है टर्फ का प्रोग्राम लाया जाए, एक्सक्लूसिवली फॉर इंजीनियरिंग एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए
हमें क्या नाम है जो है सारी 40 पॉलिसीज आने के बाद सब सेक्टर्स यही डिमांड कर रहे हैं कि इतनी 40 से जबरदस्त एक नहीं, चल रही है ना चीजें। 70 to 80% जो है टर्फ का प्रोग्राम है हैज बीन ईटन अवे बाय एंड यूटिलाइज्ड बाय द टेक्सटाइल सेक्टर। राइट, मगर जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं ये लाइक स्टील है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्री है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू प्लान एंड इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं एंड इट इज अ लॉन्गर टाइम टू इवन ब्रेक इवन। सो इसीलिए 10 साल के लिए 10 साल की टर्फ पॉलिसी स्टील के लिए आनी चाहिए, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अबाउट वी विल नीड अबाउट 35 to 40 million tons ऑफ स्टील बाय 2035 और 2040। अभी सिर्फ हम 7 to 8 million tons पे बैठे हुए हैं, लोहा कहाँ से आएगा? आर वी गोइंग टू इम्पोर्ट? नो, we must have It will be very localization, we must have import substitution, we must save every dollar of our foreign exchange. Exactly. और then the three things that we जो शौकत तरीन साहब हमारे कहते हैं, exports, exports and exports. obviously, और थर्ड थिंग जो शौकत तरीन साहब की मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, and I'm willing to play a role in all these programs of शौकत तरीन साहब, is agriculture, agriculture, agriculture. ये 3-4 चीजें हैं। सर पॉवर्टी एलिविएशन भी तो होना चाहिए। ये भी poverty- तो एक बड़ा चैलेंज है। आप Poverty- FATF का जिक्र कर चुके हैं, पॉवर्टी देख चुके हैं, ये तमाम चीजें चैलेंजेस अभी भी इंटैक्ट हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? निपटा जाएगा सिर्फ एक ही तरीके से, जितना पैसा आवाम का खर्चा जा रहा है उसकी ऑडिटिंग की जाए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, फॉरेंसिक ऑडिटिंग करके और वेबसाइट पे ले आइए PSDP का पूरा प्रोग्राम। सर अभी भी मौजूद होती हैं काफी it has to चीजें। trickle down. It is not trickling down. It is not trickling down. You have to trickle down। और गरीब लोगों के लिए जॉब्स चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, ऑटो और सेक्टर के रिजल्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के के लिए बाद चाहिए। यही कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। इज दैट ट्रू? That is true, but you see, this is every auto industry is becoming more and more automized, more and more robotic, and Okay. more this thing. Abhi, why should we, the country should be deprived of electrical vehicles? Electrical vehicles इन्होंने पॉलिसी अभी जो दी है उसकी क्या नाम है जो है, it is hybrid पॉलिसी दी है, that means combustion engine oblique electrical environmental friendly, but the environmental friendly अगर सही चाहिए तो it should be 100% electric vehicles policy, 100%। जैसे कि वो 3 व्हीलर्स को दे दी है, 2 व्हीलर्स को दे दी है, 4 व्हीलर्स को हाइब्रिड दी है। मैं चाहता हूँ कि it should also be open for the 4-wheeler electric vehicle policy so that people can, because देखिए हमको emissions को कंट्रोल करना है। पूरी वर्ल्ड इज आज बहुत बेताब है एमिशंस के कंट्रोल की वजह से। Right. हमारा तेल बच जाएगा, हमारे पास एक्सेस जो पावर जनरेशन है वो हमारी यूटिलाइज हो जाएगी। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो इसका भी जाएगी लाहे यहाँ अमल पे। तय करके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर मैं CPEC के बारे में बात करना चाहूंगी। जी। CPEC एक ज़बरदस्त काम हो रहा है, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। और हमने कल भी देखा था जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो 70 इयर्स की सेलिब्रेशन के बारे में बता रहे थे, और प्रॉपरली पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता बहुत अहम है, और इसी की मिसाल CPEC दिखाई देती है। तो सर कितना इम्पॉर्टेंट है CPEC, और अब जो कि काम हो रहा है वो कितना तेज़ी से हो रहा है? देखिए, CPEC इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अभी अभी आपके प्रोग्राम के पहले मैं 1.5 घंटे का मीटिंग, आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर जैंग, अच्छा, चाइना ओवरसीज पोर्ट्स के अथॉरिटी के चेयरमैन है ग्वादर के, उसके साथ मेरी 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है अभी, कि हाउ टू मेक CPEC सक्सेसफुल फ्रॉम द ग्वादर ऑनवर्ड्स। मैंने इनको कहा है कि जी प्लीज़ मेक इट inclusive policy, एग्जैक्टली। inclusive growth policy. We have to engage the youth of Balochistan. We have to engage the people of Balochistan, give them training, give them jobs, and not by giving them handouts, but उनसे काम लेकर, उसको ट्रेनिंग देकर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, और उन लोगों को आगे लाया जाए। और मैंने कहा है कि जी आई एम विलिंग टू गो टू ग्वादर
इंशाल्लाह आई हैव अ वर्ड विथ हिम, और वहाँ का जो इकोनॉमिक जोन है उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो डेवलप किया जा सकता है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट हियर इज सीपैक का सक्सेसफुल होना is to be an inclusive policy, Right. inclusive of Balochis, inclusive of Balochi Bhais, inclusive of Balochi Pakistanis, Right. Pakistanis from Balochistan. And we have to bring back those descendant Balochis who are outside Pakistan. We have to incentivize them to bring back to Balochistan, give them free land holdings, develop agriculture in Balochistan. Balochistan का एक स्टडी है which I am still researching, that 2000 feet below Balochistan there is a sea of fresh water. Okay. Sea of fresh water. I am trying to investigate into that. So let's make Balochistan the bread basket for China. For इतनी ज़मीनें हैं वहाँ पे है, इसको कैटल फार्मिंग है, फिशरीज़ है, इसके अंदर में हमें एग्रीकल्चर है, इसमें अंदर में लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें जो है इन लोग से छीनी नहीं जानी चाहिए। ज़मीनें बलूचिस काम होना चाहिए, इन पे बिजनेस डेवलप की होना रहनी चाहिए, सर। मगर बलूचिस को पार्टनरशिप में लाना चाहिए वो ज़मीन पे काम करने के लिए। राइट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इज टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। एग्जैक्टली सर, और गवादर इसकी एग्जाम्पल है। गवादर में ज़बरदस्त काम हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, अब जब इंटरनेशनली काम होना शुरू होगा तो रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट्स आएंगे प्रोवाइडेड वी हैव एन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी। राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी मैंने आपको अभी बताया कि इज टू इन्वॉल्व द बलोची यूथ, ट्रेन देम। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन। आपने काफ़ी रिसर्च की है तो आपको ये भी पता होगा कितना इंटरेस्ट लेते हैं वो, कितने इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, काम करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। It's just to incentivize them, is to give put money into their pocket, give them rations in their at their home, in the hands of the woman and not in the hands of the people and the man. उनको राशन दें, उनको स्कूटर्स दें, उनको बोले कि जी ये आपका सिक्योरिटी का है, आपको उनको तालीम दें। राइट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाइनीज ने बनाया है, उसको उसकी मेयार बहुत ऊपर तक ले जाए ताकि पीपल आर एम्पावर्ड। अनलेस यू डू नॉट एम्पावर, पुश करने की जरूरत है। एक दफा वो जी हाँ, आ जाएंगे तो फिर खुश करने की जरूरत है। अभी हम जब जाते हैं ग्वादर तो वी आर सराउंडेड बाय सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। नो, इट मस्ट बी अ फ्री सोसाइटी बाय एंगेजिंग द पीपल into the project. सर मैं चाहूंगी आप FATF पे कमेंट कर दें। FATF की बात हो रही है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात हो रही है। इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे इतना जोर नहीं दिया गया जितना हमने इस 3 सालों में और बहुत ज़्यादा रैपिडली देखा है। मैं मोहतरमा मैंने आई थिंक दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम गिविंग। एवरी पार्टनरशिप, एवरी प्रोप्राइटरशिप should be made private limited companies, those having more than 500 million turnover, it should be made compulsorily a private limited company. Okay. Okay, that will really bring in documentation, number one. Number two is that all the people who are doing businesses takes one sector at a time, across the board na kare. Let's take steel sector. Let the steel sector be a part of the track and trace program, TNT program. 4 सेक्टर्स को लिया है। मैंने कहा था रज़ाक दाऊद साहब को कि प्लीज आप इनको भी ले लीजिए, स्टील सेक्टर को भी, एंड मेक द ट्रांजैक्शंस ऑल थ्रू बैंक्स। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। 70-80% of the transactions are without banking channels today also. So you have to make all payments and receipts of raw materials and finished goods through banking channels. ये आप करवा दीजिए। ये एक बिग डिबेट है, इस पे पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,09,198 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,621 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,812.83, ऑयल WTI पर बैरल $72.20, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.43।
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 186.50, सेलिंग वाज 188.50, यूके पाउंड बाइंग रही 218 रुपीज, सेलिंग वाज 221, यूएस डॉलर बाइंग रही 159.70, सेलिंग वाज 160.70, चाइनीज यान बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65. Nextly, Saudi Riyal buying at 42.10, selling was 42.60. UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.60. Kuwait Dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट. हम देख रहे हैं डॉलर प्राइस आज एप्रिसिएशन की तरफ दिखाई दे रही है. इट मीन्स कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है 160 के अराउंड. इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे कुछ फर्दर पुश आ सकता है और ये तमाम चीज़ें हर्ट भी कर सकती हैं. अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लास्ट कमेंट ले लेती हूँ. सर, क्या दिखाई दे रहा है, डॉलर प्राइस कितना इम्पैक्ट करेगी इंडस्ट्री को? देखिए, डॉलर प्राइस वेरी रिसेंटली 152-153 तक चला गया था. नाउ अगेन इट हैज़ गॉन टू 159. इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द स्टील प्राइसेस वेदर वी लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. ओके, ठीक है. 152 था, 153 था. टुडे all the raw materials that are coming, एक तो raw materials की prices आसमान से छू रही है. नंबर 2 is डॉलर वापस महंगा हो गया, up to 158-159 हो गया है. So there is not ज़्यादा टाइम नहीं है, 160 के ऊपर भी जा सकता है. But because of the Eid, it might come down a little bit. Okay. नंबर 1. नंबर 2 जो क्या नाम है एक्सचेंज रेट है, वो is dependent upon our need for foreign exchange. Why should we be importing butter, Lurpak butter? Why should we be importing apples? Why should we be importing apples? जो भी चीज़ें आप सुपरमार्केट जाइए तो आपको मेड इन फॉरेन मेड चीज़ें सामने मिलेगी और पाकिस्तानी मेड चीज़ें पीछे मिलेगी और मिलेगी नहीं. Because we are all. Sir, it's a huge debate. नहीं, और यहाँ sorry, पर it is not a huge debate. Sir, we have to. क्वालिटी का भी इशू आ जाता है, टेस्ट का भी इशू आ जाता है, रेगुलेटरी ड्यूटी. We have to save our foreign exchange. Save $1. import substitution and localization. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. थैंक यू सो मच. अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे. काफ़ी डिटेल एनालिसिस. आज हमने कुछ ऐसी भी बातें की जो कि प्रोग्राम का पार्ट नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली तमाम चीज़ें रेगुलेटरी ड्यूटी के हिसाब से होनी चाहिए अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, और नॉन एसेंशियल आइटम्स पे रेगुलेटरी ड्यूटी होनी चाहिए. जिसको लेना है वो ड्यूटी देकर लेगा. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.